नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नीस एक बार पुनः सुनील क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत हमने सारे आर्टिकल्स को आपको मेंशन कर दिया था कि राष्ट्रपति का पद किस में होता है, राष्ट्रपति की शक्तियां किस में होती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का अभी निर्वाचन हुआ है। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो राष्ट्रपति बनी हुई हैं। उनका निर्वाचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था जानना कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, सांसद वोट कैसे देते हैं, कैसे एकल संक्रमण विधि द्वारा इनका निर्वाचन होता है, तो ये पूरी पद्धति कैसे होती है उसको जानना जरूरी है। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है या कौन कौन उनको वोट करता है और किस बेसिस पे किया जाता है वोट, और उनका वोट कैसे काउंट होता है या फिर काउंट नहीं होता है। तो ये चीज़ को जानने के लिए मैंने एक क्लास आपकी हमने रखी, जो क्लास जो है हमारी जो है पूरी की पूरी क्लासें जो है उनके निर्वाचन से संबंधित होगी कि कैसे निर्वाचन एक राष्ट्रपति का होता है, वो हमारे देश के महामहिम कैसे बनते हैं। ये वीडियो जो है ये आपके वनडे एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि सांसदों का मूल प्रतिशत कितना है, कितने वोट जो है सांसद, एक सांसद का वोट का मूल्य कितना होता है, या एक विधायक के मूल्य कितना होता है, या कौन से ऐसा जो राज्य है जिसने जो है सबसे ज़्यादा मूल्यवान वोट दिए, मतलब उसके विधायकों के वोटों का मूल्य किसका सबसे ज़्यादा है, या कौन सा ऐसा राज्य है जिसके वोटों का मूल्य सबसे कम है, और अगर यशवंत सिन्हा हार गए तो क्यों हार गए, और मुर्मू जी जीत गई तो क्यों जीत गई। ये सारा कैलकुलेशन जो बनता है ये वोटों के मूल्य से ही बनता है, और उसके साथ आपके पास कितने सपोर्टर हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1997 तक ऐसा नहीं था। 1997 तक 10 आपके क्या होते थे, अनुमोदक होते, तो 10 प्रस्तावक होते, तो 2500 रुपए आपके पास है और आप राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी भर सकते हैं। उसके साथ और भी क्राइटेरिया थी, जैसे 35 साल उम्र, ये योग्यता वाले में मैं मेंशन करा हूं आपकी 35 साल। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि 1997 तक ये कर दिया गया था। 1997 के बाद क्या किया गया, 1997 के बाद गवर्नमेंट ने ये देखा कि लोग सिर्फ नाम के लिए जो है राष्ट्रपति पद को भर देते थे कि हम उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उनका नाम हो जाता था, टीवीओ में आ जाता था कि हाँ प्रचार प्रसार हो गया। ये राष्ट्रपति आपको एक बहुत ही, अब है नहीं हमारे बीच में, संगमा जी याद होंगे, वो भी जो है कई बार इस चीज को भरे हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, हमारी संसद ने क्या किया, कोर्ट माफ करिएगा, संसद ने हमारी क्या किया, संसद ने जो है वो 1997 के बाद जो है राष्ट्रपति के लिए कुछ नियम बनाए, जिसमें था कि 50 अनुमोदक होंगे और 50 प्रस्तावक होंगे, उसके साथ 15,000 रुपए, जो 2500 रुपए था, क्योंकि कम था। लोग जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहा है भाई, वो एकदम आम आदमी तो होगा नहीं, आम आदमी भी लड़ सकता है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए एक पावर होनी चाहिए, एक ताकत आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि सारा खेल जो होता है पार्टियों को होता है। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक आप ढूंढेंगे कहां से। 10 तो होता था कि चलिए आपको 10 मिल सकते हैं, मगर 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, साथ में 15,000 रुपए वो भी आरबीआई में जमा होता है अगर। और उसके साथ एक और क्राइटेरिया कर दिए, अगर कुल वोट का अगर 1/6 आप नहीं प्राप्त करते, 1/6 सांसद में भी होता है, विधायक के भी होता है, सभी आप, चाहे आप असेंबली के एमएलए के लड़े, चाहे एमएलसी के कोई भी चुनाव आप लड़िए, आपके लिए 1/6 वोट प्राप्त करना बहुत जरूरी है। निर्वाचन आयोग की ये नियम है। तो उसमें क्या किया गया, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 15,000 रुपए आरबीआई में जमा करना होता है। अगर आपने 1/6 वोट प्राप्त कर लिए हैं तो आपके वो 15,000 रुपए आपको वापस हो जाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, अब वो पैसे आरबीआई के पास जमा हो जाएंगे। तो अब निर्वाचन की पद्धति जो बनी, कैसे हुई, कैसे निर्वाचन होता है, हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। ये पूरी क्लास जो है आपकी जो है इसी के ऊपर बनेगी, जो भी क्लास जितना भी टाइम लगेगा, मगर आज हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि निर्वाचन कैसे होता है, कैसे सांसदों का वोट काउंट होता है और कैसे विधायकों का वोट काउंट होता है, इस चीज को बता सके। तो 52, तो जैसे आपको पता 52 से 61 तक राष्ट्रपति हैं हमारे। राष्ट्रपति का पद 52 में होता है, और 53 में जो होता है कार्य शक्तियां होती हैं। उसके साथ राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने का 56-52 आपको पता होगा, 356, 352 आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद उसको रखूंगा, उसके बाद वाले चैप्टर उनकी शक्तियों को रखूंगा कि क्या क्षमादान की शक्ति किसके पास है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में, क्षमादान की शक्तियों में क्या अंतर है, बहुत पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति आपके मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, मगर राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती कि आपके मृत्युदंड को वो क्षमा कर सके। तो कई ऐसी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कशन करूंगा। साथ में मैं मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं वही चीजों को आपके सामने रखूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम चलते हैं, 52 में हमारे पद है राष्ट्रपति के, 53 हमारी कार्य शक्तियां हैं, कार्य शक्तियां, महाभियोग, ये सारी चीजें आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मेंशन करूंगा। अभी हम आते हैं हमारा निर्वाचन, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन की जो रीति होती है क्या होती है, निर्वाचन मंडल हमारा किस में आता है, अनुच्छेद 54 में आता है। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, कौन मत देता है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट मत देते नहीं, कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि हम आम आदमी एक व्यक्ति जो है विशेष जो है जाके वोट दे दिया और राष्ट्रपति जीत गए। ऐसा होता तो वो लोकतांत्रिक जो होता है लोकतांत्रिक पद्धति से होता है, जबकि ये क्या होता है, ये एक एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है। इसमें क्या होता है, एकल मतलब एक व्यक्ति जो होता है वो कई लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये जानते रहिए। एक विधायक जो है वो उसके क्षेत्र में पड़ने वाली जो जनसंख्या है, जो लोग रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व मतलब उनके जो है बिहाफ में वो खड़ा होता है कि मैं इतने लोगों का वोट आपके साथ लेके आया हूं आपको महामहिम बनाने, हमारे देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए। तो हम चलते हैं कौन कौन होता है सम्मिलित। देखिए निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में आता है, क्या है इसमें कौन कौन वोट देता है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। जानते रहिएगा निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य में बहुत अंतर होता है। मनोनीत वो होते हैं जो जिनको मान लिया जाता है कि आप सदस्य हो, और निर्वाचित वो होते हैं जिनको आप इलेक्ट करके भेजते हो, आप वोट देते हो जिनको, वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है। संसद, संसद जो होती है हमारी संसद, जैसा कि आपको पता होता है कि संसद हमारी 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आता है कि संसद में कौन कौन होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मेरे रिपीट करने का मुख्य रीजन ये है कि वीडियो देखते समय ही आपको बातें याद हो जाएं, बार बार आपको वो रिपीट ना करना पड़े। तो संसद में जो होते हैं, अब राष्ट्रपति का तो चुनाव होता तो राष्ट्रपति का तो मूल्य, वोटों का मूल्य नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे लोकसभा में होता था कि अंतिम वोट जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष देता था, मगर उसमें इसलिए होता है, उसको जब मैं लोकसभा आपको पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा कि लोकसभा का अध्यक्ष का अंतिम और निर्णायक मत क्यों माना जाता है, मैं इस चीज को बताऊंगा, क्योंकि वो उसका सदस्य होता है। मगर राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, कोई बाहरी व्यक्ति होता है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो राष्ट्रपति संसद के कौन से 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके वोटों उनको मिला के कितने होते हैं, टोटल 776 हैं। टोटल कितने सदस्य हैं, 776 सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में आपको पता, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोकसभा में टोटल सदस्य कितने हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य। और आपको यह भी बताना चाहिए जो 12 लोगों को मनोनीत करता था राज्यसभा में राष्ट्रपति, वो अभी हटा दिया गया है, किस आर्टिकल के अंतर्गत हटाया गया ये भी आप बताइएगा। दूसरा हमारा आता है विधानसभाएं। ठीक है, विधानसभा जो होती है राज्यों में होती है, ये कहाँ होगी, हमारे सेंट्रल में होगी। हमारे कहाँ पर होगी, सेंट्रल में, हमारी संसद के पार्ट है। इनके 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों के जो कितने टोटल सदस्य होते हैं, 776। विधानसभा, विधानसभा हमारे राज्यों को होती है, जो हमारे विधायक होते हैं उसमें होते हैं। उसमें क्या, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य अभी हमने आपको बताया जिनको हम इलेक्ट करके चुन के भेजते हैं, वो उनकी टोटल भारत में संख्या है 4116। 4116 जो हैं हमारे क्या है, भारत में विधायक हैं। अच्छा, आपको यह भी पता होगा कि विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधान परिषद बहुत ही कम जगह, 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं। अभी जब लास्ट चुनाव हुआ बंगाल का, उसमें बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम जो है अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम अपने राज्य में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले से विधान परिषद थी, बाद में उसको समाप्त कर दिया गया था। विधान परिषद कैसे बनती है और कैसे खत्म की जाती है, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। जो सदस्य होते हैं वही जो होते हैं 2/3, एक तिहाई सदस्य या 2 तिहाई सदस्य जब उसको लिखित रूप से देते हैं कि यहाँ पे विधान परिषद नहीं होनी चाहिए, तो वो एलिमिनेशन होता है और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये एक अलग प्रक्रिया है। मगर पश्चिम बंगाल की राष्ट्रपति ममता बनर्जी ने अभी अनाउंस किया था, चुनाव में अनाउंसमेंट किया था कि मैं फिर से विधान परिषद को लाऊंगी। तो अगर वो ला देते हैं तो 8 हो जाएंगे, अदरवाइज अभी 7 ही हैं। अब देखिए क्या किसके सदस्यों को लिया जाता है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको लिया। विधान परिषद के सदस्यों को नहीं दिया जाता, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, पूरे भारत में 7 है और भारत में 7 ही राज्यों में विधान परिषद है। अगर इनके सदस्यों को ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जहां पे 7 राज्यों में जहां पे विधान परिषद है वहां की सदस्य संख्या, वहां के लोगों के वोटों का मूल्य अधिक हो जाएगा, बाकी राज्यों की काउंटिंग नहीं हो जाएगी, जो कि संविधान के एकदम नियम कानून के विपरीत हो जाएगा, उसको मान्य नहीं किया जाता। इसलिए जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लिया जाएगा जिनकी संख्या 4116 है। ठीक है,
अगला जो आता है वो दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्य। दिल्ली और पांडुचेरी ये हमारे संविधान में मेंशन है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, पांडुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पांडुचेरी जो है हमारे तमिलनाडु, पांडुचेरी को आप जानते हैं कि कई राज्यों में बिखरा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है। कुछ हिस्सा तमिलनाडु में, कुछ केरला में है, ठीक है। तो फ्रांसीसी बस्तियों से पांडुचेरी को याद भी रखा जा सकता है, क्योंकि पांडुचेरी में फ्रांसीसी बस्तियों का विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली और पांडुचेरी, तो इतने सदस्यों को लिया जाता है, तो टोटल सदस्य संख्या इनकी बनती है 4116। और हमारे 776 जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं। इनके वोटों का मूल्य जो होता है वही कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेशन के बाद जो होता है वो जो सबसे ज़्यादा 50% प्लस वोट जो पाता उसको जो है राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। अब हम आते हैं कि इनका मत का कैसे होता है। इनका एकल मत जो होता है एकल संक्रमणी मत होता है। एकल संक्रमणी मत मतलब एक व्यक्ति कई लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो एकल संक्रमणी कहलाता है, ठीक है। एक मत की कीमत जो होती है 1 लाख के करीब, आप मान लीजिए 1 लाख उस क्षेत्र के जितनी जनसंख्या होती है उसका एक विधायक प्रतिनिधित्व करता है, ठीक, और एक सांसद प्रतिनिधित्व करता है। अब आगे चलते हैं। निर्वाचन की रीत जो आर्टिकल 55 में दी हुई, ये क्या होता है, रीत के अंतर्गत हमारे क्या आता है कि वोटों का मत के मूल की प्रक्रिया। अब हम मत के मूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित मतों का भाग, कुल वैध मत 1 + 1 = 2 + 1। अब 2 + 1 कुल वैध मत बटे 2 + 1। ये बटे 2 + 1 क्यों आया है ये मैं आपको बताऊंगा। कुल वैध मत मतलब जो वैलिड वोट होते हैं, जैसे कुल सांसदों के वोटों का मत का मूल और कुल विधायकों के वोटों के मत का मूल, और बटे 2 आप करेंगे। 1 + 1 मतलब सांसदों की 1 हो गया और 1 इसके लिए विधायकों के लिए, तो 1 + 1 हो गया ये 2, और +1 मतलब 50% + 1 मतलब एक वोट 50% से आपको 1% वोट ज्यादा, 1 वोट ज्यादा पाना ही पाना है, तभी होगा। क्योंकि आपको याद होगा वीवी गिरी जी जो थे जब राष्ट्रपति बने थे तो उनका जो निर्वाचन हुआ था वो सेकंड तरीके से, मतलब दूसरी बार जब मतगणना हुई वोटों की तब वो क्या हुए थे, राष्ट्रपति पद बने थे। तो ये चीज क्या है मैं आज आपको ये समझाऊंगा। तो ये याद है, कुल वैध मत बटे 2 + 1 या 50% + 1। 50 + 1 का मतलब हुआ कि 50% से 1 वोट ज्यादा आपको पाना होगा राष्ट्रपति बनने के लिए। अब देखिए एक विधायक के मत का मूल्य, अब एक विधायक, यहां से इंपॉर्टेंट बनता है कि एक विधायक के मत का मूल्य कैसे होता है। मान लीजिए कि एक विधायक के मत का मूल्य हम इस तरह निकालते हैं कि अब की बार जो है एक विधायक के मत का मूल्य जो है वो कितना रहा है, तो सबसे ज्यादा जो रहा है वो उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य रहा है। ये आप कैसे निकालेंगे, उत्तर प्रदेश की जो है एक विधायक के मत का मूल्य 208 रहा है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य 208 रहा है। 400 कितने हैं, 3 जो है विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कुल राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य। अब जितने कुल जनसंख्या कितनी है आपको पता होगा, राज्य की 19 करोड़ है, यहाँ की जनसंख्या 19 करोड़ प्लस है 2011 की जनसंख्या जनगणना के हिसाब से। राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य जितने सदस्य हैं गुणे 1/1000 हो जाएगा। ये हो गया। अब सांसदों के मूल्य का कैसे होगा, एक सांसद के मत का मूल्य क्या, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य बटे सांसद के निर्वाचित मूल्य सदस्यों की, संसद के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या। अब एक विधायक मतलब राज्यों के विधायकों का जो मत था वो अब की बार था 5,43,231। कितना था, एक मतलब विधायकों के मतों का मूल्य कितना था, 5,43,231। ये विधायकों के मतों का मूल्य था। अच्छा, सांसदों के मतों का मूल्य कितना था, 5,43,200। ठीक, ये हुआ विधायकों के मतों का मूल्य, विधायकों के मतों का मूल्य। ये हुआ सांसदों के, ये सांसदों के मतों का मूल्य हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे जो है हमारा कुल वैध मत निकलेगा ना यहीं से, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10,86,421। 31 आएगा, नहीं 31 आएगा, है ना, 431। 10,86,431 और क्या है हमारा फॉर्मूला, बटे 2 और +1। अगर हम इतना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा
कि जो है कितने विधायक मतलब कितने वोटों का निश्चित मतों का भाग, ये हमारा निकल के यहां से आ जाएगा कि कुल विधायकों का मतों का, पूरे भारत के जितने विधायकों के मतों का मूल्य कितना हुआ 5,43,231 और कुल सांसदों के क्या हुआ 5,43,200। जब हमने इन दोनों लोगों के मतों के मूल्यों को क्या किया, ऐसे आप लिखेंगे कि 5,43,000 प्लस 5,43,200 5,43,231 जब ऐड करेंगे 10,86,431 बटे 2 प्लस 1, ये हमारे कुल वैध मत आ गया। अच्छा, अब विधायकों, अब क्या है आपने क्या निकाला, सांसदों के मतों का मूल्य, ये निकालना भी बहुत जरूरी है। तो कुल विधायकों के मतों का मूल्य कितना आया है, कुल विधायकों के मतों का मूल्य आया है हमारे 5,43,231, यही आया है। अच्छा 231, 5,43,231 इतना आया हुआ है। और हमारे सांसदों की कुल संख्या कितनी है 776। हम सांसदों के मतों का मूल्य निकाल रहे हैं, कुल विधायकों के मतों का मूल्य बटे कुल सांसदों की संख्या अगर हम कर देंगे तो हमारे विधायकों का मतों का मूल्य 700 के करीब आएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं 5,43,231, ये जो है हमारा आ गया कितना, ये विधायकों के मतों का मूल्य आ गया। और कुल सांसदों की संख्या कितनी हम यहां से ले लेते हैं 776, कितनी है 776। ठीक, जब हम इतने बटे इतना करेंगे ये हम लिखेंगे कुल विधायकों का मूल्य, है ना, मूल्य किसका मूल्य, वोटों का मूल्य, हाँ वोटों का, किसके, विधायकों, वोटों का मूल्य। और यहां पे सांसदों की क्या है, सांसद की संख्या। ठीक, जब हम इतना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यही तो हम सभी सांसदों के मतों का मूल्य कैसे निकालते हैं, कुछ सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य बटे सांसदों के निर्वाचन कुल सदस्यों की संख्या। तो हमने कर दिया कुल वोटों का मूल्य 5,43,231 बटे 776 इक्वल टू 700। पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा मगर पॉइंट से हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, 700। तो एक सांसद के वोटों का मूल्य कितना आ गया 700। एक सांसद के वोटों का मूल्य पूरे भारत में अगर एक सांसद ने वोट दिया अगर द्रौपदी मुर्मू जी को या यशवंत सिन्हा जी को, तो उसके एक सांसद के वोटों का मूल्य 700 आ गया। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अब की बार एक सांसद के वोटों का मूल्य जो था वो कितना था 700 था। ठीक, और सबसे कम कब रहा है और सबसे अधिक कब रहा है, तो सबसे कम जो रहा है 1974 में रहा है, सॉरी सबसे अधिक रहा है 1974 में। 1974 में एक वोट का मूल्य कितना था 722 था। ठीक है, और सबसे कम कब रहा है सबसे कम कब रहा है 1962 में, कितना था 492, इतना था। ये चीज याद रखना जरूरी है, वनडे के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा वोटों का मूल्य कब काउंट किया, एक सांसद का 722 कब काउंट किया गया था 1974 में, और जो है 1962 में 492 काउंट किया गया था। 492 493 था, सॉरी 493 था, कितना 493। ठीक है, 493 काउंट किया गया था। और अब की बार 2022 में आपके सामने मैंने निकाल दिया कितना काउंट किया गया है 700 काउंट किया गया है। कितना काउंट किया, एक सांसद के वोटों का मूल्य 700। अच्छा, विधायकों का मूल्य अलग अलग क्यों है यह भी जानना जरूरी है। जैसी जैसी जनसंख्या वैसे वैसे वोट का मूल्य, जहां ज्यादा जनसंख्या वहां वोटों का मूल्य ज्यादा, जहां कम जनसंख्या वहां वोटों का मूल्य कम। देखिए आप उत्तर प्रदेश की वोट कितने हैं 208, कितने एक विधायक के वोट का मूल्य कितना 208, क्यों, क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा, विधानसभा सीटों की संख्या ज्यादा। सिक्किम हम चले जाते हैं, वहां पे एक विधायक के वोटों का मूल्य कितना है 7, वहां जनसंख्या कम, वोटों का मूल्य कम, इसलिए विधायकों के वोटों का मूल्य जो होता है वो डिक्लेयर नहीं होता, वहां की जनसंख्या के अकॉर्डिंग वहां के वोटों का मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मगर सांसदों का वोटों का मूल्य विधायकों की कुल संख्या, वोटों का मूल्य मतलब विधायकों के वोटों का मूल्य बटे संसद के कुल जो है सदस्यों की संख्या जब आप कर देंगे तब यहां पे निकल के आ जाएगा कितना 700 जो भी आएगा। अब उस समय 1962 में कुछ कम रही होगी तभी वोटों का मूल्य 493 आ गया, और 1974 में जो है वहां की संख्या ज्यादा रही होगी विधायकों की, इस वजह से जो है ज्यादा आ गया। ठीक है, तो ये चीजें कैलकुलेट होती हैं ऐसे।
अब हम लोग आते हैं, ये इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब आगे हम लोग चलते हैं कि देखिए क्या होता है कि विधायकों का, जैसे सांसदों के वोट संख्या कितनी है, 776 है, और जो उनके वोटों का मूल्य कितना है, 700 आ गया। तो हमारे जो सांसदों का जो वोटों का मूल्य आया 5,43,200 आया है। ठीक, ये कैसे आता है, तो जब आप जो है सांसदों के वोटों का मूल्य जब निकालेंगे तो 700, ठीक है, 700 कितना आया है, 700 आया है, 700 अगुड़े, और उनकी जो है संख्या कितनी है लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या 776। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आप आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा कि 5,43,200। मुझे याद है तो इस वजह से मैं काउंट कर लिख दे रहा हूं। आप करेंगे 600 6 7 जा 32। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगी आपकी। ये कितनी हो गई, एक मतलब टोटल सांसदों के वोटों का क्या आ गया, मूल्य 5,43,200 जो यहां पर आया हुआ है। और विधायकों के वोटों का मूल्य आप अलग अलग निकला हुआ, जो आपको याद रखना जरूरी है, पूछ लिया जाएगा। अब हम करते क्या है, विधायकों के वोटों का मूल्य प्लस सांसदों के वोटों का मूल्य को हम लोग क्या कर देते हैं इस कुल वैध वाले मत में, क्योंकि हमको 50+1 चाहिए, हमको जो है अपना महामहिम राष्ट्रपति चुनने के लिए 50% + 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। इन दोनों में रखने का इंसेंस है कि इन दोनों के हम जोड़ेंगे। विधायकों का वोटों का मूल्य कितना है, 5,43,231। ठीक है, 5,43,231। ठीक, 5,43,231 मैं यहां समझा देता हूं, 5,43,231 और प्लस 5,43,200। ठीक, और बटे क्या करेंगे हम लोग, 2 और प्लस 1, यही फॉर्मूले में हम रखेंगे। तो जब 5 लाख 5 लाख 10 लाख 43 हो गया 86, तो हम करेंगे 10,86,000 कितना, 431 और बटे 2, ये पॉइंट नहीं है वो है, बटे 2 और प्लस 1। जब हम इतना कर देंगे तो हमारे वोटों का जो मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वोटों का मूल्य इन सेंस ऑफ कि किसी को भी अगर जीतना है चुनाव तो कितने वोट अब की बार द्रौपदी मुर्मू जी को मिले होंगे कि वो राष्ट्रपति बनी हैं, तो उनको 5,43,216 वोट। ठीक है, 5,43,216 वोट अगर पाए होंगे, कहा जा रहा है ना 65% वोट पाई हैं, तो 65% तो ये 50+1 से बहुत ऊपर हो गया। मगर इतने वोट अगर वो पाएंगी, अगर वो अब की बार पाई होती तभी वो जीती, या यशवंत सिन्हा अगर 5,43,216 वोट पाए होते तो क्या हो जाते, विजयी हो जाते। इसका मतलब वो 50+1 वोटों से क्या हुए, कम रह गए, इस वजह से वो हार गए। भाई 65% वो पा गई वोट, तो बचा कितना उनके पास, 35% वोट बचा। 35% वोट में से वो यशवंत सिन्हा पाए, 65% वोट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी पा गए, इस वजह से वो महामहिम बन गए। ये होता है कैलकुलेशन, ये होता है विधायकों सांसदों का वोट मूल्य निकालने की पूरी प्रक्रिया होती है। मैंने आपको समझा दिया कि इतने वोट अगर अब की बार राष्ट्रपति चुनाव में अगर जो पाता वो क्या हो जाएगा, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अब हम आते हैं कि इतनी चीजें क्लियर होगी। अभी क्या होता है कि इनका जो वोट होता है, जैसे हमने कहा ना एकल संक्रमण मत, इनका वोट भी होता है, वो क्या होता है, नंबरिंग वाइज है। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी कैसे वोट पाएंगी, जैसे मान लीजिए क है, ख है, ग है और घ है। ठीक, ये 3 लोग क्या किए, 1 2 3 4 लोग जो है 4 पर्सन्स आ रहा है स्टैंडिंग इन राष्ट्रपति इलेक्शंस। सो हम अब करते क्या है, जो वोटिंग होती है वो कैसे होती है। वोटिंग इस तरीके से होती है कि पहले अगर मान लीजिए मुझे ग पसंद है तो मैंने क्या किया, ग को 1 नंबर दे दिया, ये प्रायोरिटी पे होती है। ठीक, ग को 1 नंबर दे दिया, ख को 2 नंबर और इसको 3 नंबर और फिर 4 को। अब जब काउंटिंग होना शुरू होती है तो देखा जाता है ग वाले को कितना वोट मिले, कितने % वोट मिले। अगर पहले ही मतगणना में ग वाला इसको पार कर ले जाता है या इस कैलकुलेशन को पार कर ले जाता है तो बाकी सब कुछ नील हो जाता है। अगर ग नहीं पार कर पाया, 50+1 का वोट नहीं पा पाया, तब क्या होता है, तब जो होता है वीवी गिरी के साथ जो हुआ था वो, मतलब
द्वितीय मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना। उसमें क्या होती है, जो सबसे कम प्रतिशत वोट पाया होता है उसको तो पहले हटा के बाहर फेंक दिया जाता है, जो तुम किसी काम के नहीं हो। उसके जो प्रथम वरीयता का मत, मान लीजिए हम खड़े हैं और मेरे साथ जो है मेरे दो मित्र खड़े हैं, सुनील जी खड़े हैं, रानू जी खड़े हैं और भी जो हमारे कमेटी के लोग खड़े हैं। क्या हुआ, आपको जो है मुझे जिताना है, मैं राष्ट्रपति बनने के लिए वो हूँ, मुझे जिताना है आपको। तो किसी एक मेरे पार्टनर को आपने क्या किया, कम वोट दिया, और जब आपने कम वोट उनको दिया तो हुआ क्या कि उनके जो वोटों को उनको क्या किया जाएगा, हमको जिताना है, मुझे ज़्यादा वोट मिले, 1 नंबर की प्रायोरिटी मुझे ज़्यादा मिली मगर मैं 50% से कम हूँ। मेरे दूसरे वाले को भी मिली, उसको 35% मिली, मुझको क्या है 40% मिली, और मेरे बाद वाले को क्या मिली 20% मिली, और उसके बाद वाले को ये क्या मिली 10% मिली। तो अब कैलकुलेशन क्या होगा, जिसको 1 नंबर मतलब पहली प्रायोरिटी जिसको मिली होगी वही काउंट कर। मुझे पहली प्रायोरिटी में 40% वोट मिले, मेरे साथ जो मेरा प्रतिद्वंदी है उसको कितने मिले 35 मिले, मेरे नीचे वाले को 30, उसके वाले को 20 मिले। अब जो सबसे नीचे 20 वाला है उसके जो पहली प्रायोरिटी वाले होगा उसके वोटों का ट्रांसफर हो जाएगा, उसके वोटों को क्या कर दिया जाता है, प्रथम प्रायोरिटी के प्रथम वरीयता वाले वोटों का क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो ज्यादा वोट पाया होता उसके में, और उसको क्या कर दिया जाता है, कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब बचेगा कितने, पहले 4 थे अब बच गए 3। अब फिर से मतगणना होगी और उसके प्रथम प्रायोरिटी वाला जो वोट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, वो काउंट किया जाता है जो ज्यादा वोट पाया था उनके साथ। ठीक है, तो अब फिर मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना होगी। तो क्या होगा, द्वितीय चरण में क्या हुआ, ये जो घ थे ये चले गए, इनको कम वोट मिले थे, ये गायब हो गए। अब बचे 3 लोग कंपटीशन में। तो पहले अब ग वाले में क्या हुआ, ग वालों को मान लो इसी को जिताना है, तो अब की बार जब काउंटिंग हुई तो इनको क्या मिल गए 60% वोट मिल गए। अब बाकी ये लोग जो है इनको मान लो कि 30 मिले और इनको 10 मिले, तो ये ऑटोमेटिक हार गए, ये जीत गए, और बाकी 2 लोग जो थे ये क्या हुए, हार गए। अगर दूसरे चरण में भी इनको वोट ना मिलता तब क्या होता, तब इसमें जो सबसे कम पाया होता प्रथम वरीयता का वोट उसको हटा दिया जाता, मान लीजिए क को हटा दिया जाता, तब 2 बचते, फिर उसमें क्या होता, उसमें 50-50 तब तो अमूमन हो जाता। यही वीवी गिरी जी के साथ हुआ था, इसीलिए दूसरी चरण की मतगणना करनी पड़ी थी। ये हो गया इनकी वरीयता कम। अगर आपको समझ में ना आया होगा तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, साथ में पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको ये पूरी जानकारी मिले। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भारत, उसके बाद आता हमारा, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्या था, हमारा निर्वाचन मंडल और मतों की रीत क्या होती है। एक बीच में आ जाता है कि हमारा क्या आता है, योग्यता। अब योग्यता आ जाती है कि योग्यता क्या होती है। तो आप सबको पता होगा कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए, कोई भी जो है राष्ट्रपति बन सकता है अगर उसकी 35 साल की उम्र हो, दिवालिया ना हो या मानसिक रूप से बीमार ना हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और 35 साल की वो उम्र प्राप्त कर लिया तो अगर 34 दिन 35 साल की उम्र कंप्लीट होने में 1 दिन 1 घंटा भी कम है तो तब भी नहीं भर सकता है वो राष्ट्रपति के चुनाव का। ठीक, कुछ बाउंडेशन होती हैं। साथ में वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का, वो कोई लाभ के पद पे ना हो, है ना। योग्यता, उसकी कोई भी योग्यता, शिक्षा की कोई योग्यता नहीं। आप बड़े पद पे चले जाए, आप कोई अशिक्षित चला जाए राष्ट्रपति बन सकता है, मगर आपको किसी सरकारी नौकरी में जाना है तो 20 योग्यताएं लिखी जाएंगी और 20 योग्यता को भी आप प्राप्त कर लोगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ न कुछ कम करा के आपको कहा जाएगा आप जाइए उसको प्रमाणित करके लेके आइए। मगर हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सांसद बनने के लिए आपको कोई योग्यता नहीं चाहिए। आप अंगूठा टेको, आप राष्ट्रपति बन जाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मगर ऐसे लोग बन नहीं पाते हैं। इनके लिए बनने के लिए राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो 50-50 वाला 97 के बाद जो फार्मूला लगा है और 15,000 रुपए वाला वो नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से जो नीचे वाले लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये योग्यता होती है। उसके साथ पुनः निर्वाचन आता है। पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या होता है कि पुनः आहता जो होती है उसके लिए जो होता है राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो आप कई बार बन सकते हो, जबकि अमेरिका में अगर बनना है तो 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते हो। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अगर आप बनना है तो आप कितनी बार भी आप निर्वाचित हो सकते हो, मगर अगर आपको अगर अनदर देश में ऐसा नहीं है, जैसे चाइना और रसिया की बात ही ना करिए, ये तो अपने स्टैंडर्ड से अपने राष्ट्रपति रखते हैं। रसिया ने अभी पुतिन साहब ने जो है अपने आप को 2024-26
2036 तक अपने आप को क्या कर दिया है, राष्ट्रपति बनने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया, संशोधन कर दिया, और वो अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे, उनको हिला कोई नहीं सकता। मगर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इस वजह से कुछ नियम कानून हैं, मगर तब भी जो है नया एक आया है, मतगणना हुई, तो उसमें हम लोकतांत्रिक के मामले में बहुत फिसड्डी देशों में शामिल हुए हैं। हम लोग इनफैक्ट बांग्लादेश के भी नीचे चल रहे हैं लोकतांत्रिक होने के नाते। तो आप जान सकते हो कि लोकतंत्र की यहाँ स्थिति कैसी है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो हमारी शक्तियाँ, आहताएँ और उनका जो है आपातकाल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक मेरा वीडियो पूरा पहुँचे और समझाने की कोशिश की है। जहाँ पे कुछ कमी रहेगी आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सुधार करूँगा। साथ में इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।